तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉर्ड चेम्सफोर्ड का इतिहास, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के बारे में, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग कांड के बारे में। तो इस वीडियो में इन तथ्यों पर मैं विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूँ। और इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में, जिसमें मैंने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ाया था, समाचार पत्र अधिनियम 1908 के बारे में मैंने पढ़ाया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में पढ़ाया था और लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के इतिहास के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो इसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की थी। और जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड का इतिहास। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का इतिहास। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जन्म 12 अगस्त 1868 को लंदन में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वेलगांव में एक प्रांतीय सम्मेलन के दौरान अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करने का निश्चय किया गया था और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। आपको ये यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है कि पुणे होम रूल लीग अलग थी और मद्रास होम रूल लीग अलग थी और इनकी स्थापना अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। होम रूल लीग कांग्रेस की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती थी और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो स्वराज की प्राप्ति था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही पहला महिला विश्वविद्यालय 5 जुलाई 1916 को डॉक्टर केशव कर्वे के सहयोग से खोला गया था। ये आपको यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है। ये पहला महिला विश्वविद्यालय किसके कार्यकाल में खोला गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में खोला गया था। किसके सहयोग से? डॉक्टर केशव कर्वे के सहयोग से खोला गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल 1916 में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसमें कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। लेकिन इस समझौते का जो विरोध है वो मदन मोहन मालवीय ने किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। अगस्त 1917 में भारत के सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा एक घोषणा की गई। जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी यहाँ पे। अब बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के प्रमुख प्रावधानों पर। नंबर 1, स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में जनता का पूरा नियंत्रण हो। नंबर 2, स्थानीय संस्थाओं को बाहरी नियंत्रण से अधिक स्वतंत्रता हो। नंबर 3, भारत सरकार पूर्ण रूप से ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी हो। नंबर 4, द्वैत शासन लागू करने की व्यवस्था हो। तो ये 4 प्रमुख प्रावधान थे किसके? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 को पारित किया गया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर विशेष तौर पे याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। कहीं कहीं आपको भारत शासन अधिनियम 1919 से लिखा मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं इतिहासकारों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लिखा हुआ है इसे। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधानों पर। नंबर 1, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि द्विसदनीय विधायिका की स्थापना, आज हमारी जो संसद है उसमें भी द्विसदनीय व्यवस्था है, राज्यसभा और लोकसभा। और उस समय इसका नाम राज्यसभा और लोकसभा नहीं था, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद नाम था। राज्य परिषद में कुल 60 सदस्य थे, जिसमें से 34 सदस्य
निर्वाचित होते थे और 26 सदस्य मनोनीत होते थे। 5 वर्ष का उस समय कार्यकाल निश्चित किया गया था। और दूसरी होती थी केंद्रीय विधान परिषद, जिसमें 144 सदस्य होते थे, जिसमें 104 सदस्य निर्वाचित होते थे, 40 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। और उस समय 3 वर्ष का जो कार्यकाल था वो निश्चित किया गया था केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का। नंबर 2, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई। नंबर 3, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नंबर 4, भारत में पहली बार कुछ विशेष महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हर महिला को नहीं किया गया था, कुछ विशेष महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। नंबर 5, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भारत के सचिव को प्रदान किया गया था। नंबर 6, वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। नंबर 7, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को भारत में अंतिम रूप से 1921 में लागू किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या फिर कहें भारत शासन अधिनियम 1919 को कब लागू किया गया था? आखिरी रूप में 1921 में किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल 1917 में सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। अब बात करते हैं सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के प्रमुख प्रावधानों पर। नंबर 1, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देना था। नंबर 2, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद 2 भारतीय सदस्य थे। नंबर 3, माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष में पूरी होनी चाहिए। नंबर 4, विश्वविद्यालय को ऐसा बनाया जाए जहां पर विद्यार्थी और शिक्षकों के रहने की व्यवस्था हो। नंबर 5, महिलाओं को शिक्षा देने के लिए सरकार विशेष प्रावधान करे। नंबर 6, कलकत्ता में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। नंबर 7, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल खोले जाएं। नंबर 8, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो ये तो थे सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के प्रमुख प्रावधान। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को भारत में लागू किया गया था। कब किया गया था? मार्च 1919 में किया गया था। अब बात करते हैं क्या है रॉलेट एक्ट। 1916-17 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में अपराध को कम करने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1918 में प्रस्तुत की और इसी समिति की सिफारिश पर फरवरी 1919 में क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम विधेयक लाया गया, जिसे 18 मार्च 1919 को पारित करके कानून बना दिया गया था। बाद में इसी कानून को रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया था। 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को भारत में लागू किया गया, जिसका बहुत विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल हुई और 10-11 अप्रैल 1919 को अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, जिसमें आंदोलनकारियों ने नेशनल बैंक, बाजार, अस्पताल आदि स्थानों को आग के हवाले कर दिया था। हिंसा फैलाने के आरोप में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और दोबारा हिंसा ना हो इसके लिए पूरे अमृतसर में जुलूस निकालने, सभा करने और आंदोलन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आंदोलनकारियों ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में आंदोलनकारी शामिल हुए थे। अमृतसर शहर के ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डॉयर को इस सभा की जानकारी हुई तो वह पुलिस को लेकर जलियांवाला बाग पहुंच गया और सभी आंदोलनकारियों को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द सभा का आयोजन बंद कर दें। परंतु हंसराज अपना भाषण देते रहे
उन्होंने डायर के आदेश का कोई पालन नहीं किया था। इसी पे जनरल डायर को इतना गुस्सा आया कि उसने सभी सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें लगभग 1500 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी और 1000 से ज्यादा आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। इसी घटना को जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। इसकी जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया था। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट के प्रमुख प्रावधानों पर। इसके क्या क्या प्रावधान थे। नंबर 1, रॉलेट एक्ट के द्वारा पुलिस के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई थी। नंबर 2, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा की जेल में डालने का अधिकार भी पुलिस को प्रदान किया गया था। नंबर 3, रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। तो ये 3 प्रमुख प्रावधान थे रॉलेट एक्ट के। अप्रैल 1921 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल अप्रैल 1916 से अप्रैल 1921 के मध्य में था। तो ये तो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड का इतिहास, और इस वीडियो में मैंने उन तथ्यों पर विशेष रूप से चर्चा की है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। और जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।